नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी नरेश की भेजी हुई है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये जो उनके साथ में घटना घटी थी ना, साल था 2005। तो हुआ क्या था नरेश जी के साथ में, आइए इस कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अब एक नौकरी के सिलसिले में शहर आ चुका था और रहने के लिए किराए का घर भी ढूंढ लिया था। मेरी अब रोजमर्रा की जिंदगी सही चलने लगी थी। दिन भर अपने ऑफिस में रहता था और रात के टाइम अपने किराए के मकान पे आराम करने आ जाता। थोड़ा बहुत खाना वाना बनाता और फिर खा पी कर सो जाता था। और वो गर्मी का दिन था। अचानक मोहल्ले की लाइट कटी हुई थी और गर्मी बहुत लग रही थी। मेरा जो घर था अब ज़्यादा ही तप रहा था। अब पंखा तो अब बंद ही हो चुका था। मुझे लगा कि चलो अब थोड़ा देर बाहर टहल के आया जाए। अब रात करीब 10 बज रहा था। अभी भी बिजली कब आएगी अब कोई जानता नहीं था। आखिरकार मैं अब अपने घर में ताला लगा करके और बाहर की तरफ रोड के किनारे किनारे घूमने लगा था। हाँ, बाहर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। अब हवा भी चल रही थी और उसका मैं आनंद लेते हुए कुछ लंबा ही सफ़र तय कर लिया था। मैं अपने कॉलोनी से बहुत आगे निकल आया था, हाईवे के आसपास में। और वहाँ पर अब रोड के किनारे अब घने घने बड़े बड़े पेड़ भी खड़े थे। और जब मैं एक पेड़ के पास से गुजर रहा था तभी वो पेड़ हिलने लगा था। मुझे लगा कि अब इसमें कोई बंदर उंदर होंगे तभी ये पेड़ हिल रहा है। मैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर मैं जब देखा मुड़ करके तो हमारी कॉलोनी की लाइट अब चमक रही थी, मतलब लाइट आ चुकी थी। मैं फिर उसी रास्ते से वापस आ गया। पंखा अब चल रहा था। इसके बाद मैं बड़े आराम से अब एक तरह से नींद में जा चुका था। सुबह उठा और अपने काम पर निकल चुका था। अब मैं बड़ा थोड़ा बेपरवाह किस्म का इंसान था। अब जो मैं खाना बनाता था, बर्तन इधर से उधर लड़का रहता था, कपड़े जो थे इधर को उधर पड़े होते। अब मुझे इतना तामीज नहीं था कि मैं कपड़े को तह करके सही संभाल कर रखूं। बर्तन को कायदे से रखा जाए वो भी मुझे थोड़ा अलग लगता था। इन चक्रों में पड़ता ही नहीं था। जो जहाँ है मैं छोड़ देता था, ना कमरे की साफ सफाई करता था। आज जब मैं शाम को आया ना, अब अंधेरा हो चुका था। मैं घर के अंदर पहुंचा, ताला खोला। अब मुझे बड़ा देख करके हैरत हुई। मेरा घर तो एकदम साफ सफाई से चमक रहा था। अब जूठे बर्तन बिल्कुल साफ हुए पड़े थे। कढ़ाई जो मैं बहुत मुश्किल से साफ कर पाता था, अब वो कढ़ाई भी साफ सुथरा हुई पड़ी। अब बिल्कुल कायदे से अब रखा हुआ था। अब दूसरी नज़र मैं देख रहा हूँ कि कपड़ा जो मैं इधर उधर फेंका हुआ था, और वो तो जैसे तह लगा करके साफ करके अब रखा हुआ है। कौन किया है भाई? मैं बिल्कुल हैरान था। ताला की चाबी मेरे पास में थी, तो मेरे घर में कोई कैसे घुस सकता है? कौन अपने घर से फालतू है जो हमारे घर में आकर के झाड़ू पोछा बर्तन भाड़ा कपड़ा धोएगा, अब तह लगाएगा? किसके पास टाइम है? क्यों बिना मेहनत किए हुए, बिना मूल्य के क्यों 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 करेगा कोई? मुझे बड़ा आश्चर्य था इस बात को लेकर के। मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा है कि ये काम कौन किया है। आखिरकार मैं समझ नहीं पा रहा था। भूख लगी हुई थी। खाना बना करके मैं फिर अपने खाना खा के अब एक तरह से थकावट थी तो मैं सो भी गया था। लेकिन दिमाग में वही चीज़ था कि सब कौन किया है। आखिरकार मैं किससे पूछूं? और अब अड़ोस पड़ोस में मुझे ज़्यादा जान पहचान थी नहीं। अगर मैं किसी से पूछता तो मेरी एक तरह से मजाक उड़ाता। ऐसी तुम नशे में हो, ऐसी बात कर सकते हो? ताला चाबी तुम्हारे पास में है तो तुम्हारे कमरे में कौन घुस करके और कोई सामान चोरी नहीं करता है? सिर्फ तुम्हारे कमरे को साफ सफाई करता है, बर्तन भाड़ा साफ करता है, कपड़े तुम्हारे धो देता है, तह लगा कर रख देता है। कौन कर सकता है भाई? वाकई में मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये समस्या जो थी ना मेरे साथ में हमेशा थी। आज भी रात को मैं जो कढ़ाई में सब्जी बनाया, जो बर्तन मैंने इस्तेमाल किया धोया नहीं। जो जैसे पड़ा था मैं छोड़ दिया था कि चलो कल के कल देखी जाएगी। नींद आ रही थी।
मैं अपने बिस्तर पर सो चुका था। सुबह मेरी आंख देर से खुलती थी, और जब देर से खुलती थी तो जल्दी जल्दी तैयार होकर मुझे अब ऑफिस भागना होता था। अब वैसे ही मैं लेट हो जाता था। सुबह उठा तो वाकई जैसे बर्तन पड़ा हुआ था सब कुछ वैसे ही रखा हुआ था, अब कोई उसमें बदलाव नहीं था। और इसके बाद मैं तैयार होकर के ऑफिस की तरफ भाग लिया था। जब मैं लौट के आता हूँ, अब शाम के टाइम में 7 बजे 8 बजे कभी कभी लौटता था, और जैसे ही मैं घर खोलता हूँ फिर घर साफ सफाई से चमक रहा है। जो कढ़ाई में छोड़ के गया था गंदा, जिसमें रोटी बनाया था, तवा वगैरह जो भी बर्तन था गंदा ही था। मैं तो हाथ लगाया नहीं था कि चलो कल की कल देखेंगे। लेकिन जब देख रहा हूँ ना तो सब चमक रहा था, जैसे किसी ने रगड़ रगड़ कर चमका दिया हो। कपड़ा जो फेंक के गया था गंदा, वो कपड़ा धोया हुआ है, अतः लगा कर रखा है। ये कौन कर सकता है भाई? चलो एक रात हो सकता है कोई जादू हो गया हो, लेकिन दूसरी रात कौन कर सकता है? अब ये सिलसिला तो मेरे साथ में हर रात होने लगा था। अब मैं अड़ोस पड़ोस में पूछ भी नहीं सकता था। अगर मैं किसी से पूछता कि मेरे घर में ऐसा चल रहा है तो लोग बाग मेरी मजाक उड़ाते कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, नशे में रहता है, नशेड़ी है, और नशे का वजह से ये ऐसी ऐसी बात बोलता रहता है। अब मुझे कोई दिखता भी नहीं था, और ना मुझे कोई डर लगा। आज तक कई रातें ऐसी हो चुकी थी जो मैं ये सब चीज़ों को सामना करता था। जो बर्तन गंदा छोड़ के जाता था और वो साफ सफाई मिलता था मुझे। कपड़े गंदे साफ हो जाते थे, तह लगा के रखे होते थे। मतलब जैसे उस घर में कोई स्त्री रहती हो और वो घर उसका हो। जैसे अपने घर को साफ सफाई स्त्री अब रखती है, और वैसे ही जैसे मेरे घर को कोई साफ सफाई रख रहा है। हर एक चीज़ पर ध्यान रख रहा है कि कौन सा सामान कहाँ रहना चाहिए, वो भी साफ सुथरा है कि नहीं है। ये खेल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अभी इन खेल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ना अभी तक ऐसा कोई संकेत, ऐसा कोई निशान मिला था कि जैसे हमारे घर के अंदर में कोई स्त्री आती हो। क्योंकि नया ताला मैं खरीद रखा था, और नया ताला मैं बंद करता था, उसकी जो चाबी मेरे पास में थी। हाँ, मुझे इतना ज़रूर लगा कि अब ताला बदल कर देख लेते हैं। अब मैं एक और ताला लाया, डबल ताला मार करके अपने घर पे जाता था। हाँ, और कोई रास्ता था नहीं। खिड़की जरूर थी, लेकिन खिड़की वो फिक्स थी, उसको ना कोई खोल सकता था ना वो खुल सकती थी। हाँ, फिर वही सिलसिला चलता रहा। 10-15 दिन तक वही सिलसिला। मैं गंदा कपड़ा छोड़ जाता, साफ सफाई हो जाता, बर्तन अब एक तरह से चमकते हुए मेरे घर में जहाँ रखे जाते थे वो रखे होते थे। हाँ, एक नया सिलसिला अब स्टार्ट हो चुका था। ये सिलसिला था कि जो मैं अब अपने लिए खाना बनाने का सामान ले आता, रख देता, हरी सब्जी जो भी होता था। अब मैं शाम को आता ना तो मैं देख करके हैरान रह गया, क्योंकि जो मेरी मनपसंद की सब्जी थी वो बनी बनाई मिल रही थी। जितनी मैं रोटी खाता था उससे एक रोटी फालतू मुझे बनी बनाई और एक तरह से ढकी हुई मिलती थी। अब तो मैं एकदम डर चुका था कि हे भगवान, ये मेरे घर में कौन आ चुकी है। अब मुझे यही लग रहा था कि मेरे घर में कोई स्त्री आ रही है और मेरे घर का सारा काम करके आयु चली जाती है। लेकिन मैं अब डबल ताला लगाता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वाकई में मैं अब डरने लगा था। और सच कहूँ ना तो रात को टाइम में जब मैं मेरे घर में पहली बार खाना बना था और जब मैं आया था वो खाना को देखा तो मैं डर कर के मारे खाना नहीं खा रहा था कि ना जाने जिसने भी खाना बनाया है उसमें क्या मिलाया हो। अब डर के मारे मैं भूखा ही सो गया था। अब मेरे शरीर के अंदर में वो डर समा चुका था। अब मुझे नींद भी आ चुकी थी। जब नींद आ गई ना तो मैं सपना देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अपने सपने में अपने घर पर ही जहाँ मैं सोता हूँ और वहीं मैं सो रहा हूँ। अब मेरे घर में एक सुंदर लड़की शादीशुदा सिंदूर लगाई हुई है और देखने में दुल्हन की तरह लग रही है, और वो मेरे घर की साफ सफाई कर रही है। मेरे पुराने कपड़े को, गंदे कपड़े को अब धो रही है, अब उसको सेट कर रही है। मेरे घर का बर्तन साफ कर रही है, हर चीज़ को दुरुस्त कर रही है जो मैं छोड़ जाता था। सब कुछ सपने में देख रहा हूँ और तभी सपने में उससे मैं टोक बैठता हूँ कि अरे तुम कौन हो? अब मेरे घर में ये साफ सफाई ये सब तुम ही कर रही हो, तुम हो कौन? और तुम्हारा ये करने का अधिकार कौन दिया है?
मैं इस घर में रहता हूँ, इस घर का भाड़ा देता हूँ, और तुम ये मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हो कौन? तब वो लड़की मेरे पास आ जाती है, अब मेरी तरफ देख के कहती है, ये सिंदूर आपको ध्यान नहीं आ रहा? ये सिंदूर आपने मुझे डाला था। अब मैं उस लड़की की तरफ चौंक के देखता हूँ, अरे मैं कब तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। ये सब तुम्हारा खेला था जो मेरे घर में सब कर रही हो। सपने में भी उससे मैं लड़ रहा हूँ। ये तुम क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? और वो बार बार इशारा करे कि ये सिंदूर तो आप ही का डाला हुआ है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे भूल चुके हो। अब एक तरह से वो डरावना पल था। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, अभी शादी का बातचीत चल रहा था। तब तक उससे पहले मेरी पत्नी मेरे घर में आकर के साफ सफाई, रोटी, जो एक पत्नी अपने परिवार के लिए करती है, अपने पति के लिए करती है, और सब कुछ कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? सपने में मैं उससे लड़ रहा हूँ कि ना, मैं तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, और तुम कहाँ की हो मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पति को तलाश करो, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। उस लड़की को मैं डांटता हूँ। वो लड़की रोने लगती है और कहती कि नहीं जी, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपके छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती हूँ। चाहे आप मुझे डांटो, चाहे आप मुझे धक्का दो, मारो, कुछ भी करो, मैं इस घर में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। अब एक तरह से वो डरावना पल था। जब मेरी आंख खुली, मुझे लग रहा कि मेरे सामने वही फिल्म चल रही है। वो लड़की मुझे साफ साफ नजर आ रही, सुंदर सी लड़की, मांग में सिंदूर, शादीशुदा, बड़ी बड़ी आंखें। अब तो मैं डर चुका था, लेकिन अपने पड़ोस में किससे कहूं? ये बात सुनकर मुझे ही पागल समझते लोग। आखिरकार मैं भोजन तो किया नहीं रात भर, और सुबह भी जल्दी जल्दी उठ करके अपने ऑफिस की तरफ भागा। अगर मैं नहीं जाता तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। मालिक सख्त था। आखिरकार मैं अपने दोस्तों को लंच टाइम में, जो मेरा जिगरी दोस्त था, मुझको अकेले में बुलाया। मैं उससे बोला कि भाई, ऐसे ऐसे मेरे साथ में चल रहा है, ये सब क्या है? वो जो दोस्त था ना, अब एक तरह से मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मैं उसके सामने आठवां अजूबा हूँ। मंद मंद मुस्कुराने लगा और कहने लगा, दोस्त, तेरे शादी का वक्त अब निकल रहा, तू शादी कर ले। ऐसे सपने आते ही रहते हैं जब तक इंसान की शादी नहीं होती है। अब एक तरह से वो मुझे सीरियस नहीं ले रहा था, मजाक समझ रहा था। और तब मैं कसम खा करके उसको बताने लगा कि दोस्त, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है, ये मेरे साथ हमेशा घट रहा है। जब मैं घर में जाता हूँ ना, तो कमरा साफ सफाई, पोछा लगा करके चमकता हुआ नजर आता है, जूठे बर्तन साफ हो जाते हैं। अब एक तरह से तो ये पहले होता था, लेकिन अब तो मेरे घर में खाना भी बनने लगा है। और जो रात को सपना देखा था, वो सपना मैं सब कुछ बताने लगा कि देखने में ऐसी लगती है, मांग में सिंदूर हो और कहती है कि आप मेरे पति हो, मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी। तब उसको अब मेरी तरफ आकर्षित हुआ और कहने लगा कि अरे, तू ऐसा तो बताया नहीं था। अब एक तरह से वो चिंता में डूब चुका था, सोचने लगा, सर अपने आप हिलाने लगा। तब कहने लगा कि देख दोस्त, मामला गंभीर है, हमें अब जल्द से जल्द किसी ओझा गुनी के पास जाना चाहिए, किसी मंदिर में जाना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। शाम के टाइम जब हमारी छुट्टी होगी तो मैं तुझे एक मंदिर में ले चलूँगा, और वहाँ के जो पंडित जी हैं ना, बहुत कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, जरूर हमारी समाधान करेंगे। आखिरकार हम इंतज़ार करते रहे कब छुट्टी होगी। आखिरकार छुट्टी हुई, और तब हम दोनों दोस्त अब उस तरफ चल पड़े थे जहाँ वो मंदिर था। मंदिर में पहुँचे। अब एक तरह से भगवान का दर्शन करने के बाद अब फिर हम पंडित जी से मिले। एक एक बात, जो भी सच्चाई थी, मैं पंडित जी के सामने रख दिया था। पंडित जी हैरानी से तो नहीं, लेकिन देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये कब से हो रहा है? मैंने बोला, जब पंडित जी मैं इस घर में आया था तो कुछ ही दिनों के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। मुझे तो लगा था कि मेरे घर में कोई स्त्री आती है, घर की साफ सफाई करती है और फिर चली जाती है, लेकिन अब स्त्री मेरे घर का खाना भी बना रही है। जो मेरी मनपसंद की सब्जी है वो बनती है, और उतना ही रोटी बनती है, एक फालतू रोटी छोड़ करके। और वो मेरे सपने में भी आई थी, और वो अब एक तरह से मैं उसका पति हूँ, उसका कहे अनुसार। अब पंडित जी,
अब मुझे इस चीज़ से उबारिए। पंडित जी मुस्कुराते रहे और कहने लगे, धीरज रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम सही वक्त पर आ चुके हो। ये जो आत्मा है ना, ये तुम्हारे साथ नहीं, कई जवान लड़कों के साथ में खेल खेल चुकी है। चलो अब समय आ चुका है, अब उसको सत्य बताया जाए कि तुम उसके पति नहीं हो, उसका पति कोई और है। तब मैं हैरानी की तरफ देखने लगा पंडित जी की तरफ कि आखिर पंडित जी सब कैसे जानते हैं। पंडित जी मुस्कुरा के कहने लगे, ये मेरे पास में ये पहली घटना नहीं है, ये 3-4 घटना मेरे पास में पहले भी आ चुकी है। तुम्हारे जैसा नौजवान को वो आत्मा पति मान लेती है, लगता है कि यही हमारे पति हैं। ये सब नौजवान मेरे पास में आए और तब मैं उस आत्मा को समझाया कि नहीं, ये तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा पति कहीं और रहता है, तुम वहाँ पर जाओ। और तब वो आत्मा मान जाती है और उन लड़कों को पीछा छोड़ देती है। चलो मैं उस आत्मा को बुलाता हूँ और फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो जरूर मान जाएगी। अभी तक तुम्हें कोई कष्ट तकलीफ तो नहीं दिया है ना? मैंने बोला, नहीं पंडित जी, कोई कष्ट तकलीफ नहीं, लेकिन डर लगता है। घर में जाने से मैं घबराने लगता हूँ। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है, कहीं मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए डर के कारण। अब मैं तो सपने में उसको देख चुका हूँ। वो देखने में गोरी चिट्ठी है, लंबी भी है और एक तरह से प्योर साफ साफ भाषा का प्रयोग करती है। पंडित जी कहने लगे, तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, अब थोड़ा सा मुझे मोहलत दो, इसके बाद मैं इस काम को शुरू करता हूँ। आखिरकार अभी अपने कमरे में लेके चले कि आओ दोनों लोग मेरे कमरे में चलो। अब वहाँ पर एक तरह से पूजा का सामान एकत्रित किया। अब फिर उस आत्मा को, लड़की को आह्वान किया कि जो भी हो तुम इस जगह पर आ जाओ। अब वो आत्मा जो लड़की थी ना, अब हम तो देख नहीं पा रहे थे, पंडित जी शायद देख रहे थे या समझ रहे थे। और हवा में पंडित जी सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे कि देखो, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि तुम्हारा पति अगर पुनर्जन्म भी लिया है ना, तो इस जगह में नहीं है। अब तुम्हारा ढूंढना उसका काम है, लेकिन जब तुम नए लड़कों को पकड़ती हो और लगता है कि तुम्हारा ये पति है और वो लड़कों के साथ में और तुम वो खेल खेलती हो, तो लड़के तो डर जाते हैं ना। अब किसी लड़के को अब हार्ट अटैक हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आखिरकार पंडित जी उसको समझाने लगते हैं कि देखो, ये तुम्हारा पति नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति है तो बताओ। वो आत्मा ना जाने क्या बात करती है, नहीं अब तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, ना हमें दिखाई देता है। पंडित जी बस ऐसे ही बोलते जाते हैं जैसे हवा में किसी से बात कर रहे हैं, उनके सामने अब कोई लड़की बैठी है, औरत बैठी है। ऐसे ही मुझे लग रहा था हम दोनों दोस्तों को। आखिरकार बहुत देर तक पंडित जी उस औरत से बात करते हैं, उसको समझाने के प्रयत्न करते हैं। अब फिर कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें अब उस जगह भेजते हैं, अब तुम जाओ और अपने पति का तलाश करो। अगर सही में तुम्हारा पति होगा तो तुम्हें पहचान लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा वो पति मिल पाएगा। आखिरकार पंडित जी उसको मना लेते हैं और फिर दूसरी जगह पर भेज देते हैं कि तुम दूसरे शहर में चले जाओ और वहाँ पर अपने पति को तलाश करो, शायद तुम्हारा पति उसी शहर में मिलेगा। अब फिर पंडित जी कहते हैं कि अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब वो लड़की तुम्हारे कमरे के अंदर नहीं आएगी, ना तुम्हें वो महसूस होगा, ना वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, ना साफ सफाई करेगी। अब फिर पंडित जी मुस्कुरा के कहने लगते हैं कि देखो, अब तुम डर गए, अगर तुम नहीं डरते ना तो लड़की तुम्हारे साथ में ऐसे ही तुम्हारे घर का काम मुफ्त में करती रहती, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से उस लड़की को हमें भगाना पड़ा है। अब एक तरह से मुस्कुरा कर मजाक कर रहे थे, अब मैं उनके मजाक को समझ लिया था। तब मैंने पंडित से बोला, पंडित जी, आत्मा तो आत्मा ही होती है, कब उसका मूड बिगड़ जाए और कब किसी के साथ में क्या कर बैठे। तब पंडित जी मुस्कुरा कहने लगे, कभी उसने तुम्हें छुआ है सपने में भी? मैंने बोला, नहीं पंडित जी। तब पंडित जी बताने लगे, वो लड़की ऐसी नहीं है, वो एक पुण्य आत्मा है और वो भटकी हुई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, दोनों को दोनों लोग मारे गए थे। अब उसका पति का तो पुनर्जन्म हो चुका है, लेकिन ये जो पत्नी है ना, अभी भी भटक रही है, अभी उसका पुनर्जन्म का टाइम थोड़ा और बाकी है, तब तक उसको ऐसे ही इधर उधर भटकना पड़ेगा। आखिरकार उसको भी पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन अभी वक्त है। तब हमें संतुष्टि हुई कि चलो कम से कम उस औरत से पीछा तो छूटा,
लेकिन दुख इस बात की थी, जब पंडित जी ने सब बात बताया तब बड़ा अफसोस हुआ कि देखो आत्मा लड़की अभी भी अपने पूर्व पति को ढूंढ रही है, उसके प्यार में पागल है। और वो मिलता जुलता शक्ल देख करके अब जवान लड़के को अपना पति समझ लेती है और उसके घर में अंदर आ जाती है। जो पहले किया करती थी, खाना बनाने का काम, बर्तन धोने का काम, साफ सफाई काम, वो वैसे ही करती जाती थी जैसे पहले कर रही थी। बड़ा दया आ रहा था, लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं था। एक तरह से मैं अफसोस ही जाहिर कर सकता था। अब भगवान से प्रार्थना भी किया कि जल्द से जल्द इसको मुक्ति मिले और ये भी कहीं पर जन्म ले, यही मेरा कामना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।